नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप। न्यू राजस्थान इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मित्रों, कल हमने बात की थी शब्द विचार पे, और शब्द विचार के तहत ही आज हम बात कर रहे हैं शब्दकोश में शब्द ढूंढना। शब्दकोश में शब्द ढूंढना, शब्दकोश में हम शब्द कैसे ढूंढेंगे। जैसे कि आपने सुना होगा, अंग्रेजी में डिक्शनरी होती है, अंग्रेजी में डिक्शनरी होती है, ऐसे ही हिंदी में होता है शब्दकोश। हिंदी में होता है शब्दकोश। तो शब्दकोश में हम शब्दों को कैसे ढूंढेंगे, ये पता आज हमारे को करना है। शब्दकोश में शब्द ढूंढने से पहले कुछ बारीक बातें हैं जिनको हम जान लेते हैं। देखिए मित्रों, सबसे पहले मैं आपसे कहूंगा, नीचे लगे सभी वर्ण, नीचे लगे सभी वर्ण स्वर सहित होते हैं, और जिस वर्ण में लगे होते हैं, और जिस वर्ण में लगे होते हैं वह वर्ण स्वर रहित होता है। सुनिएगा मित्रों, नीचे लगे सभी वर्ण स्वर सहित होते हैं, और जिस वर्ण में लगे होते हैं वह वर्ण स्वर रहित होता है। स्वर रहित स्वर सहित का मतलब समझ लीजिएगा, जिस वर्ण में कोई ना कोई स्वर है वो तो स्वर सहित कहला रहा है। अर्थात हम देसी भाषा में अगर बात करते हैं, जो वर्ण आधा होता है, हम अपनी क्षेत्रीय भाषा में उसको आधा वर्ण बोल देते हैं, यानी स्वर रहित। स्वर रहित होता क्या है, यहाँ पे हम जो देखते हैं वो होता नहीं है, और जो देखते हैं वो होता नहीं है, और जो होता है वो दिखता नहीं है। जो होता है वो दिखता नहीं है। कैसे जी, सुनिएगा। जैसे मान लीजिएगा, हमने यहाँ पे लिखा है ये द्वारा। क्या लिखा है जी? द्वारा। साफ साफ दिखाई दे रहा है आपको जो है। अब आपको ये ऐसे दिखाई दे रहा है कि वह नीचे लगा हुआ है लेकिन आधा है। क्या है जी? ये आधा। मित्रों, मैंने यहाँ पे देखा है, नीचे लगे सभी वर्ण स्वर सहित होते हैं, अर्थात पूरे होते हैं, और जिस वर्ण में लगे होते हैं वह वर्ण स्वर रहित होता है, अर्थात आधा होता है। समझने का प्रयास करें मित्रों, मैं ये कह रहा हूं कि नीचे जो भी वर्ण लगे होते हैं वो तो पूरे होते हैं, और जिसमें लगा होता है वो क्या होता है जी? आधा। अब ये जो द्वारा है इसका मैं विश्लेषण करता हूं, देखिएगा। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं मेरे मित्रों, द्वारा। यहाँ वह क्या हुआ? आधा, अर्थात स्वर रहित, और वह क्या हुआ? पूरा। ये मात्रा भी किसकी है? वह की। आप तो एक ही बात को समझ लीजिएगा, जो वर्ण नीचे लगे होते हैं वे पूरे होते हैं, अर्थात स्वर सहित होते हैं, और जिस वर्ण में लगे होते हैं वह वर्ण आधा होता है। वह वर्ण क्या होता है जी? आधा। मित्रों ध्यान से देखिएगा, यहाँ वह अपने को आधा दिखाई दे रहा है, जबकि वह पूरा है। वह क्या है? पूरा। आधा कौन है? द। आधा कौन है? द। देखिएगा, मैं यहाँ पे लिखा हूं प्रहलाद। प्रहलाद ठीक से दिखाई दे रहा होगा आपको। अब देखो जी, यहाँ जो ल है ये आपको आधा दिखाई दे रहा होगा, जबकि ये ल पूरा है, और है क्या है जी? आधा। जिस वर्ण में लगे होते हैं वह तो क्या होता है जी? आधा, और जो लगा होता है वो क्या होगा जी? पूरा। यहाँ प है, ये आधा है, और र क्या है जी? पूरा है। प क्या है जी? आधा, र क्या है जी? पूरा। अगर मैं इस शब्द का विश्लेषण करूं तो ये इस प्रकार से होगा, प आधा है, इसके बाद में रे, हलंत करेंगे तो क्या निकल के आएगा इसमें से? ए। रे में स्वर क्या है जी? ए है, जबकि पे क्या है जी? आधा। ऐसे ही मान लीजिएगा, है क्या है जी? आधा है, में जो ले लगा हुआ है क्या है जी? पूरा। ले में कौन सा स्वर है जी? आ। अंत में बात करें तो द है, द में क्या है जी? ए। समझ लोगे मेरी बात को? एक ही भाषा में कह रहा हूं, नीचे लगे सभी वर्ण पूरे होते हैं, और जिसमें लगे होते हैं वह आधा होता है। वह क्या होता है जी? आधा। आधे से मेरा तात्पर्य है स्वर रहित, और पूरे से मेरा तात्पर्य है स्वर सहित। जिस वर्ण में स्वर होता है उसको मैं पूरा कह रहा हूं, स्वर नहीं है उसे क्या कह रहा हूं जी? आधा।
अब ये आपने वह देखा है, क्या देखा है जी, वह तो क्या है, पूरा है, क्योंकि द क्या है जी, आधा। ऐसे ही पै देखा, पै क्या है जिसमें आधा है, र क्या है जी, पूरा है दिख रहा है अपने को, है क्या है जी यहाँ पे आधा, और ल क्या है जी, पूरा। अभी देखो मैंने इसको खोल के रखा है, पै में कोई स्वर नहीं है, रे में स्वर ए है में कोई स्वर नहीं है, जबकि दिखाई दे रहा है अपने को यहाँ पे। यहाँ ल में स्वर क्या है जी, आ, और द में स्वर क्या है जी, ए। आगे देखते हैं मित्रों, पुनः सुन लीजिएगा, जो वर्ण नीचे लगे होते हैं वो पूरे होते हैं, और जिसमें लगे होते हैं वो आधा होता है। एक बात और सुन लीजिएगा, नीचे लगे वर्ण पूरे होते हैं, लेकिन लेकिन आधे वर्ण का उच्चारण पहले होता है और पूरे का बाद में। अर्थात जिसमें लगे होते हैं उसका उच्चारण पहले, और जो नीचे लगा उसका बाद में। अभी समझाऊंगा इसको जो है। देखिए मित्रों, ये मैंने लिखा है ब्रह्मा, ये मैंने ब्रह्मा लिखा है, दिख रहा होगा आपको, क्या लिखा है जी मैंने, ये ब्रह्मा लिखा है। ब्रह्मा क्या लिखा है जी, ये ब्रह्मा दिख रहा होगा। यहाँ पे बै क्या है जी, आधा है, रे क्या है जी, पूरा है क्या है जी, आधा है, और मैं क्या है जी, पूरा है। विश्लेषण करते हैं, बै को हलंत करेंगे, इसमें कोई स्वर नहीं है, बै आधा है, दिखाई पूरा दे रहा है, लेकिन क्या है जी, ये आधा। इसके बाद में रे क्या है जी, पूरा है, रे में कौन स्वर है जी, ए है। इसके बाद में आपका जो है ये आधा है, और इसमें मैं जो है क्या है जी, पूरा, इसमें स्वर क्या है जी, आ है। तो ब्रह्मा का अगर विश्लेषण करते हैं, ब्रह्मा को एक एक वर्ण को अलग करके लिखते हैं, तो कैसे लिखा जाएगा, बै को हलंत किया है, बै में कोई स्वर नहीं है, रे को हलंत किया, रे में स्वर क्या है जी, ए। उसके बाद में है को हलंत किया है, में कोई स्वर नहीं है, मैं है, मैं को हलंत किया तो इसमें स्वर है आ। तो सुन लीजिए मित्रों, नीचे लगे सभी वर्ण पूरे होते हैं, और जिसमें लगे होते हैं वह आधा होता है। वो सुनिएगा, मित्रों, जैसे मैंने ट्रक लिखा है, क्या लिखा है जी, ट्रक। ट्रक में अपने को टै पूरा दिखाई दे रहा है और ए आधा दिखाई दे रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। इसमें मित्रों क्या है, टै, इसका जब विश्लेषण करेंगे तो टै आधा है, स्वर रहित है। इसमें से र निकला तो र में स्वर ए है, बाद में कै और कै में स्वर क्या है जी, ए। ये इसका विश्लेषण हुआ। ये जो टै है आधा है, इसमें कोई स्वर नहीं है, रे जो है इसमें स्वर ए है, कै जो है इसमें स्वर ए है। आगे बढ़ते हैं मित्रों, मौखिक रूप से सुनिए पहले, जो वर्ण नीचे लगे होते हैं, किसी वर्ण के नीचे, वे पूरे होते हैं, और जिसमें लगे होते हैं वो आधे होते हैं। नीचे लगे वर्ण का उच्चारण बाद में वह जिसमें वह जिस वर्ण में लगा होता है उसका उच्चारण पहले होता है। सुनिए मेरे मित्रों, नीचे लगे वर्ण का उच्चारण बाद में, वह जिस वर्ण में लगा होता है उसका उच्चारण पहले होता है। एक बात समझ लो चाहे तो, आधे वर्ण का उच्चारण पहले होता है और पूरे का बाद में होता है। समझिए दोस्तों, जैसे मान लीजिएगा हमने यहाँ पे लिखा है विनम्र, क्या लिखा है जी, विनम्र, दिखाई दे रहा होगा। अभी मैंने ये कहा था नीचे लगे सभी वर्ण क्या होते हैं, पूरे। ये मैं में क्या लग रहा है जी, रे लग रहा है, तो मैं क्या हुआ, मैं क्या हुआ, आधा, नीचे कौन लगा है, रे, ये क्या हुआ, पूरा। नीचे लगे सभी वर्ण पूरे होते हैं, नीचे कौन लग रहा है, रे, जिसमें लग रहा है वो क्या होते हैं, आधे, मैं क्या हुआ, आधा। और मैं बार बार कह रहा हूं आधे वर्ण का उच्चारण पहले होता है, या ये कह सकता हूं नीचे लगे हुए वर्ण का उच्चारण बाद में होता है, और जिसमें लगा हुआ तो उसका उच्चारण पहले होता है।
यहां हम मैं का उच्चारण पहले करेंगे और रे का बाद में करेंगे। मैं का उच्चारण पहले करेंगे और रे का उच्चारण बाद में करेंगे। इसका देखिए विश्लेषण देखिए, वै को हलंत करेंगे तो ई निकल के आएगा, नै को हलंत करेंगे तो आपका ए निकल के आएगा, और मैं को हलंत करेंगे तो कुछ नहीं निकलेगा, लास्ट में रे है, रे को हलंत करेंगे तो ए निकल के आएगा। यानी मैं क्या हुआ आधा, और मैं का उच्चारण वैसे क्या हुआ पहले। आधे वर्ण का उच्चारण पहले होता है, या मैं ये कह सकता हूं जिस वर्ण में नीचे वर्ण लगा होता है, नीचे लगे वर्ण का उच्चारण बाद में, नीचे लगे वर्ण का उच्चारण बाद में, और जिसमें लगा होता है उसका पहले। याद रहेगा मित्रों। और सुनिए, मित्रों एक बात और सुन लीजिएगा, स्वर जो है किसी भी वर्ण के ऊपर लगे या नीचे लगे, दाएं लगे या बाएं लगे, आगे लगे या पीछे लगे, वर्ण जो है कोई भी वर्ण है उसके ऊपर स्वर लगाते हैं। कोई व्यंजन है, व्यंजन पे जब स्वर की मात्रा लगाते हैं, व्यंजन के पर जब स्वर की मात्रा लगाते हैं, स्वर लगाते हैं, तो वह स्वर चाहे उस व्यंजन के दाएं लगा हुआ हो, चाहे बाएं लगा हुआ हो, चाहे ऊपर लगा हुआ हो, चाहे नीचे लगा हुआ हो, उसका उच्चारण सदैव जिस वर्ण पर लगा होता है उसके बाद में होता है। स्वर का उच्चारण जिस वर्ण पर लगा होता है उसके बाद में ही होता है। जैसे कि मैंने लिखा है निवेदन, दिख रहा होगा मेरे मित्रों, यहाँ पे न पे जो है कौन सा स्वर लगा हुआ है लघु ई, न पे कौन सा स्वर लगा हुआ है लघु ई। अब देखो जी लघु ई जो है न से पहले लगा हुआ है, न से पहले, लेकिन उच्चारण सदैव कहां होगा बाद में। किसी भी वर्ण पर या किसी व्यंजन पर जब स्वर लगाते हैं तो वह स्वर चाहे दाएं लगे चाहे बाएं लगे, चाहे ऊपर लगे चाहे नीचे लगे, जिस वर्ण पर लगा होता है उसके बाद में ही उच्चारित होता है। जिस वर्ण पर लगा होता है उसके बाद में ही उच्चारित होता है। समझ में आया क्या? जैसे देखिएगा, यहां न पे लघु ई की मात्रा लगी हुई है, लेकिन ये लघु ई की मात्रा न से पहले लघु ई, लेकिन उच्चारण का होगा बाद में। ऐसे मित्रों में बात करूं, वै पे जो है ए की मात्रा लगी हुई है, लेकिन उच्चारण कहां होगा वै के बाद में, चाहे नीचे लगो चाहे ऊपर लगो। जैसे मान लीजिए कूल लिखा है मैंने, क्या लिखा है जी कूल, यहां कै में दीर्घ उ की मात्रा है, लेकिन ये नीचे लगी हुई है, तो इसका उच्चारण जो है कै के क्या होगा जी बाद में। स्वर का उच्चारण सदैव बाद में होता है, जिस वर्ण पर लगा होता है उसके बाद में। ध्यान रहेगा मेरे मित्रों, चाहे मात्रा दाएं लगे चाहे बाएं लगे, चाहे ऊपर लगे चाहे नीचे लगे, जिस वर्ण पर लगी होती है उसके बाद में ही उसका उच्चारण होता है। मित्रों अभी हमने यहां पढ़ा है कि नीचे लगे सभी वर्ण पूरे होते हैं, जिसमें लगे होते हैं वह आधा होता है। एक बात। दूसरी बात ये पढ़ी, नीचे लगे वर्ण का उच्चारण बाद में और जिसमें लगा है उसका पहले। जिसमें लगा है उसका तो क्या होगा पहले, जिसमें लगा है उसका तो क्या होगा जी पहले। जैसे मैंने ये लिखा है प्रोत्साहन, प्रोत्साहन लिखा है, पैर में क्या लगा हुआ है रे लगा हुआ है, तो रे क्या हुआ पूरा। नीचे लगे सभी वर्ण पूरे होते हैं, पैर में क्या लगा है रे, रे क्या है जी पूरा, पूरा से मेरा मतलब है स्वर सहित। और देखिएगा पै क्या हुआ यहाँ पे आधा, आधा से मेरा तात्पर्य है स्वर रहित। दूसरी बात, नीचे लगे वर्ण का उच्चारण बाद में और जिसमें लगा होता उसका पहले। यहां पै का उच्चारण पहले होगा रे का बाद में, पै का उच्चारण पहले होगा रे का बाद में, जो वर्ण नीचे लगा होता है उसका उच्चारण क्या होगा बाद में, जिसमें लगा है उसका पहले। तो रे किसमें लगा है पै में, तो पै का उच्चारण क्या होगा पहले और रे का बाद में। या मैं ये भी कह सकता हूं कि आधे वर्ण का उच्चारण पहले व पूरे वर्ण का उच्चारण बाद में होता है। सीख चुके हैं जी। दूसरी बात मैंने ये कहा, मात्रा स्वरों की होती है और व्यंजनों पे लगती है। किसी भी व्यंजन वर्ण पर जब स्वर की मात्रा जोड़ी जाती है तो चाहे वह मात्रा दाएं लगी हुई हो, चाहे बाएं लगी हुई हो, चाहे ऊपर लगी हुई हो, चाहे नीचे लगी हुई हो, उस मात्रा का उच्चारण सदैव जिस वर्ण पर लगी होती है उसके बाद में ही होता है। आगे चलते हैं मित्रों।
अब हम बात करते हैं रे के रूप। जो ये हमारा रे है, रे के रूप। तो मित्रों रे के जो है कौन कौन से रूप है उनकी हम चर्चा करते हैं। नंबर 1, ये तो रे का सामान्य रूप है। कैसा रूप है जी? ये सामान्य रूप। रे का सामान्य रूप है। कैसा है जी? ये सामान्य। जैसे कि हम रस्सी लिखते हैं, इनमें ये काम आता है। नंबर 2 पे बात करते हैं मेरे मित्रों। नंबर 2 पे आपने ये देखा होगा, जैसे मान लीजिएगा प्रश्न है। क्या है जी? प्रश्न है। अभी मैं कह रहा था ब्रह्मा है। क्या है जी? ये ब्रह्मा है। प्रश्न है, ब्रह्मा है, दिखाई दे रहा होगा जो अपने को जो है। ऐसे ही मान लीजिएगा प्रकाश है। क्या है जी? प्रकाश है। ये जो रे, ये रे का दूसरा रूप है। नीचे लगा हुआ जो है, नीचे लगा रे पूरा होता है, और रे ही नहीं, नीचे लगे सभी वर्ण पूरे होते हैं। कई बार समझा दिया है। तो रे का दूसरा रूप है। यहां जहां भी रे हमारे को दिखाई दे रहा है, रे तो पूरा है, और जिस भी वर्ण में लग रहा है वो क्या है जी? आधा। पै क्या है यहाँ पे? आधा। बै क्या है यहाँ पे? आधा। और पै क्या है यहाँ पे? आधा। इसीलिए दोस्तों मैं ये कह रहा था कि इस टॉपिक में जो दिखता है वह होता नहीं है, और जो होता है वह दिखता नहीं है। यहाँ पै आधा है जबकि पूरा दिख रहा है, रे पूरा है जो कि आधा दिख रहा है। दूसरी बात, आधे वर्ण का उच्चारण पहले और पूरे वर्ण का बाद में। या मैं ये कह सकता हूं, जिस वर्ण में नीचे कोई वर्ण लगा होता है उसका उच्चारण बाद में, और जिसमें लगा होता है उसका पहले। आगे बढ़ते हैं मेरे मित्रों। रे का तीसरा रूप देखिएगा। रे का तीसरा रूप है, आपने को पढ़ा होगा राष्ट्र, ट्रक, ड्रम। ये रे का तीसरा रूप है। ये राष्ट्र दिख रहा होगा, ट्रक दिख रहा होगा, ड्रम दिख रहा होगा। मेरे मित्रों होता क्या है, नीचे लगा ये रे भी पूरा होता है। नीचे लगा ये रे भी पूरा होता है। क्या होता है जी? पूरा। और जिस वर्ण में लगा हुआ होता है वह वर्ण क्या होगा? आधा। अगर मैं मान लीजिए यहाँ ड्रम का विश्लेषण करता हूं तो इस प्रकार से है, डे आधा है, रे पूरा है, रे में स्वर ए है, और लास्ट में मैं है, मैं में स्वर ए है। ये ड्रम का पूरा विश्लेषण है। तो जो पहला वर्ण है डे, ये क्या हुआ जी? आपके स्वर रहित। क्या हुआ जी? स्वर रहित। जबकि जो है रे, ये क्या है जी? स्वर सहित। और सुनो मेरे मित्रों, ये नीचे लगा हुआ ये जो रे है दिखाई दे रहा होगा, राष्ट्र, ट्रक, ड्रम, ये रे उन वर्णों में लगता है जिनमें खड़ी पाई नहीं होती है। ये रे उन वर्णों में लगता है जिनमें खड़ी पाई नहीं होती है। क्यों लगाया जाता है? क्योंकि यहाँ टे आधा है। ध्यान सुनने मित्रों, ध्यान से सुना, ये टे है, इसको आधा करने के लिए हलंत लगाना पड़ता है। लगा दिए? टैग को आधा करने के लिए हलंत लगाना पड़ता है, और इसमें अगर रे जोड़ेंगे तो इधर से जुड़ जाएगा, बन गया जी रे। टैग को हमने आधा करना चाहते हैं तो क्या लगाना पड़ेगा? हलंत। जिन वर्णों में खड़ी पाई होती है उनमें तो आधा करने के लिए पाई को हटा देते हैं। जैसे कि मैंने पै लिखा है, पै में खड़ी पाई है, और इस पाई को हटा देंगे, पै क्या हो गया जी? आधा हो गया। जैसे कि मैंने च लिखा है, च में खड़ी पाई है, पाई को हटा देंगे, आधा हो गया। जिन वर्णों में खड़ी पाई होती है उन्हें स्वर रहित करने के लिए पाई को हटा देते हैं, और जिन वर्णों में खड़ी पाई नहीं होती है उन्हें स्वर रहित करने के लिए हलंत लगाना पड़ता है। तो टैग को मान लीजिए मैंने स्वर रहित किया, इसके लिए क्या लगाना पड़ा? मेरे को हलंत लगाना पड़ा, और इधर से मैंने क्या लगा दिया जी? रे। तो ये जो दिख रहा है ये तो रे है, और ये क्या है जी? हलंत है। ये क्या है जी? हलंत। और ये क्या है जी? रे। ध्यान रहेगा, इधर लगा हुआ जो है ये तो हलंत है। मेरी उंगली को ठीक से देखिएगा, दोबारा लिख के दिखा देता हूं आपको। जैसे ये टे है, इसमें ये तो हलंत है। क्या है मित्रों? हलंत। आधा करने के लिए लगाना पड़ा है, और ये रे है। क्या है जी? रे। तो ऐसा रूप हमारे को देखने को मिला है। जिन वर्णों में खड़ी पाई होती है उनको आधा अर्थात स्वर रहित करने के लिए पाई को हटा देते हैं, लेकिन जिन वर्णों में खड़ी पाई नहीं होती है उनको स्वर रहित करने के लिए हलंत लगाना पड़ता है।
तो ये हलंत है और ये र है। ये र का तीसरा रूप था। मित्रों र का चौथा रूप देखिएगा, र का चौथा रूप देखिएगा जी। लेकिन ये जो दो रूप हमने देखे हैं र के, दूसरे और तीसरे नंबर वाले, इनमें र क्या है? पूरा। र का दूसरा और तीसरा रूप जो हमने देखा है, ये वाला और ये वाला जो है, इसमें र क्या है? पूरा। और जिस वर्ण में लगा वो क्या है? आधा। चौथा रूप देखिए र का, कर्म, धर्म, पर्यावरण, ये मेरे मित्रों र का चौथा रूप है। ऊपर लगने वाला र आधा होता है, ऊपर लगने वाला र आधा होता है, यानी स्वर रहित। ऊपर जो भी र लगता है क्या होता है? आधा। ऊपर जो भी र लगता है क्या होता है? आधा, यानी स्वर रहित। दूसरी बात, ऊपर लगने वाले र को रेफ कहते हैं। ऊपर लगने वाले र को रेफ कहते हैं। क्या कहते हैं जी? रेफ। ऊपर लगने वाले र को रेफ कहते हैं। रेफ दिख रहा होगा सभी को जो है। आगे बढ़ते हैं मेरे मित्रों। यहां खास बात है। खास बात क्या है? ऊपर लगने वाला र या किसी वर्ण के ऊपर लगने वाला र जो है वह स्वर रहित होता है, अर्थात आधा। नीचे जितने भी र लगते हैं पूरे होते हैं। ऊपर लगने वाला र आधा होता है और जिस वर्ण पर लगता है उससे पहले उच्चारित होता है। जिस वर्ण पर लगता है उससे पहले उच्चारित होता है। सुनना मेरे मित्रों, ऊपर लगने वाला र आधा होता है और जिस वर्ण पर लगता है, जिस वर्ण पर लगता है, जिस वर्ण पर लगता है उससे पहले उच्चारित होता है। मेरे मित्रों पुनः सुनना, ऊपर लगने वाला र आधा होता है, जिस वर्ण पर लगता है उससे पहले उच्चारित होता है। कैसे देखिएगा? यहां मैंने लिखा है वर्षा। क्या लिखा है जी? वर्षा। दिख रहा होगा सभी को। ये वर्षा जो मैंने लिखा है, र किस पे लगा हुआ है? स पे। र किस पे लगा हुआ है? श पे। जब र स पे लगा हुआ है तो र क्या हुआ? यहाँ पे आधा। ऊपर लगने वाले सभी र क्या होते हैं? आधे। सुन रहे होंगे जी? ऊपर लगने वाले सभी र क्या होते हैं? आधे। और ऊपर लगने वाला जो र है, जिस वर्ण पर लगा होता है उससे पहले उच्चारित होता है। किस पे लग रहा है? ये स पे। तो स से पे कहां पे उच्चारित होगा? स से पहले। ऊपर लगने वाला र आधा होता है और जिस वर्ण पर लगता है उससे पहले उच्चारित होता है। जबकि नीचे लगने वाला र पूरा होता है और जिस वर्ण पर लगता है उसके बाद में उच्चारित होता है। नीचे लगने वाला र पूरा होता है और जिस वर्ण पर लगा रहता है उसके बाद में उच्चारित होता है। दोनों में अंतर समझना। ऊपर लगने वाला र आधा होता है और जिस वर्ण पर लगा होता है उससे पहले उच्चारित होता है। देखिएगा इसका विन्यास जो है, विन्यास विश्लेषण जो है, वह को अलग करेंगे, ए निकलेगा। साथ में अब वह के तुरंत बाद किसका उच्चारण होगा? वह में जो स्वर होता है क्या, इसके बाद में आएगा र, और र क्या है यहाँ पे? आधा। कोई स्वर नहीं है। स में स्वर क्या है जी? आ। ये वर्षा का विश्लेषण है। वर्षा का क्या है कि ये विश्लेषण। ऊपर लगने वाला र क्या होता है? आधा। जिस वर्ण पर लगता है उससे पहले उच्चारित होता है। और मेरे मित्रों इसे रेफ कहते हैं। ऊपर लगने वाले र को रेफ कहते हैं। पुनः अंतर समझ लीजिएगा। नीचे लगने वाला र पूरा होता है, जिस वर्ण में लगता है उसके बाद में उच्चारित होता है और जिस वर्ण में लगा होता है वह आधा होता है। आगे बढ़ते हैं मेरे मित्रों। हम यहां देखते हैं आज तक
बालकों को समझ में नहीं आया कि मैं इसको कैसे लिखूं, क्या लिखूं। देखिए मेरे मित्रों, ये है आपका लघु ऊ और ये है आपका दीर्घ ऊ। ये लघु ऊ है और ये दीर्घ ऊ है, ऊ। इसको थोड़ा लंबा खींचेंगे। अब देखिए जब र में हम ये जोड़ते हैं, इस र में जब ये वाला जोड़ते हैं लघु ऊ, तो ये बनता है रू, ऐसे। इस र में, र आधा है जी दोस्तों, हलंत है यहाँ पे, क्या है जी, हलंत। र हलंत में जब लघु ऊ जोड़ते हैं तो ऐसा लिखा जाएगा। बहुत सारे बालकों को तो पता ही नहीं होता है कि र में बड़े ऊ की मात्रा कैसे लगाते हैं और छोटे ऊ की कैसे लगाते हैं। लेकिन मित्रों ठीक से सुन लीजिएगा, मैं आपको स्पष्ट कर रहा हूं। और ये र है, आधा ही है ये भी, इसमें हम दीर्घ ऊ जोड़ रहे हैं। कौन सा जी, दीर्घ ऊ। तो ये मेरे मित्रों इसका उच्चारण इस प्रकार से, ये ऐसे लगता है। इसमें बीच में थोड़ा सा ढूंढ आता है और उसके बाद में ये ऐसे। यानी मैं ये कह सकता हूं, जो र में दीर्घ ऊ लगाते हैं इसकी पूंछ सीधी होती है और इसमें यहाँ प्रारंभ में घुंडी होती है। जबकि ये जो छोटा ऊ लगा होता है र में, इसकी पूंछ नीचे होती है और ना इसमें कोई घुंडी होती है। जैसे देखिए दोस्तों, हम जब रुपए लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं रुपए, ऐसे लिखते हैं। लेकिन जब दारू लिखते हैं, दारू, दारू, दारू में ऊ की मात्रा क्या गई, बड़ी, दारू। समझ गए होंगे जी। मेरा कहने का तात्पर्य है ये छोटे ऊ और बड़े ऊ में अंतर है। र में अगर ऐसा मात्रा लगी हुई है तो ये छोटा वाला ऊ है और ऐसे लगी तो बड़ा ऊ। बड़ा ऊ घुंडीदार होता है। कैसा होता है जी, घुंडीदार, और पूंछ सीधी होती है। छोटा ऊ बिना घुंडी के होता है, नीचे की ओर होता है। कहां होता है जी, नीचे की ओर। समझ गए होंगे मेरे मित्रों, समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, शब्दकोश में शब्द ढूंढने की हम चर्चा कर रहे थे। शब्दकोश में शब्द कैसे ढूंढेंगे, तो शब्दकोश में कैसे कैसे मिलते हैं। सबसे पहले आपको मिलेगा दोस्तों ए, ये वाला, ये, इसके बाद में चंद्र बिंदु वाला मिलता है। फिर आपका मिलता है असामान्य, आ, ई, ओ, री, ए, आई, ओ और औ। ये हो जाएगा। अगर मान लीजिए हम विसर्ग वाले को भी ढूंढना चाहते हैं तो ये यहाँ मिल जाता आपको है, ये जो पहले ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, इस क्रम में ये चलता रहता है। दिख रहा होगा सभी मित्रों को, नहीं दिख रहा है तो पुनः दिखा देता हूँ, देखिएगा। यहाँ हमने इसको रखा, सबसे पहले ये रहेगा, इसके बाद में ये रहता है चंद्र बिंदु जो है, इसके बाद में हम इसको ले सकते हैं विसर्ग वाले को, और फिर ये क्रम चलता रहता है हमारा। इसमें हम बात करेंगे, पहले तय लेते हैं, तय के बाद में जो है हम क्षय लेते हैं, फिर घ लेते हैं, फिर घ लेते हैं, फिर घ लेते हैं और फिर अण लेते हैं, पांचवा जो है। ऐसे लेते हैं च, छ, ज, झ और ये वाला अण। यहां जो मित्रों ये आ जाता है बीच में ज्ञानी वाला ज्ञ सुना होगा आप सभी ने, ये जो है यहां आ जाता है। इसके बाद में जो है आपका ये छ और ये अण। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, ट, ठ, ड, ये ड उच्छिक वाला, ये ढ, ये ढ उच्छिक वाला और ये अण। इसके बाद में दोस्तों त, त के बाद में त्र, त्र के बाद में थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। इनको थोड़ा सा देखना, स्पेशल कर रहा हूँ, इनको कुछ मार्क कर रहा हूँ मैं, इनको मार्क कर रहा हूँ। ये बीच में कुछ स्पेशल है ये। इसके बाद में यह ध्यान देता हूँ, यह रे, ले, वे, श, श्रे, श, श और है। मेरे मित्रों ये क्रम है। ये शब्दकोश में अगर आपको शब्द ढूंढने हैं तो सबसे पहले इस क्रम में मिलेंगे।
पहले इससे स्टार्ट होने वाले वर्ण मिलेंगे, फिर इससे, फिर इससे, फिर ऐसे चलते रहेंगे। इसके बाद में कै, अगर मान लीजिएगा कि 6 से बने शब्द आपको ढूंढने हैं तो कै के तुरंत बाद में मिलेंगे, कै के जस्ट बाद में मिलेंगे। ये जो मैंने जिन वर्णों को गोले में रखा है, जिन वर्णों को गोले में रखा है, इससे ये तात्पर्य है, जिन वर्णों को मैंने गोले में रखा है इनसे ये तात्पर्य है कि इनसे किसी शब्द की स्टार्टिंग नहीं होती है, अर्थात ये किसी शब्द के प्रारंभ में नहीं होते हैं, ये किसी शब्द के प्रारंभ में नहीं होते हैं, इनसे किसी भी शब्द की शुरुआत नहीं होती है, जिनको भी मैंने गोले में रखा है। ये 5 वर्ण मैंने गोले में रख दिए हैं। दो तो उच्छिष्ट ध्वनि है, डैड है उच्छिष्ट ध्वनि है, इनसे किसी शब्द की स्टार्टिंग नहीं होती है। ध्यान से सुनना, ये जो डै और ढै सामान्य है, इनसे तो शब्द की स्टार्टिंग होती है, डमरू घर्कन होती है, लेकिन जब किसी भी शब्द में हम इनसे शुरुआत नहीं कर सकते हैं, बिंदी वाले से, इनको जो उच्छिष्ट ध्वनि बोलते हैं, ताड़नजात बोलते हैं, इनसे किसी भी शब्द की शुरुआत नहीं होती है। दोस्तों डमरू तो होता है, डमरू, डमरू में डै तो आ गया, लेकिन बिंदी वाला नहीं। अगर यहाँ बिंदी लगा दोगे तो ये क्या हो जाएगा जी, गलत हो जाएगा। शुद्ध ये है, शुद्ध ये है, अगर डै के नीचे बिंदी लगा दोगे, उच्छिष्ट बना दोगे तो गलत हो जाएगा। डमरू में ऊ देख लीजिए बड़ा है, डमरू में ऊ दिखाई दे रहा होगा, कौन सा है जी, ये बड़ा। तो कै के बाद में क्या मिलेगा, 6, फिर ख गै है, ये आ जाएंगे, फिर ये आ जाएंगे, जय के बाद में गै, यानी कि स्टार्टिंग, यानी गै से बने शब्द कहां मिलेंगे, तो जय के बाद में। इसके बाद में जो है ये आ जाएंगे, आ जाएंगे, त्रै के कहां मिलेंगे, तय के बाद में, तय के बाद में त्रै से जो है। और समझिए मेरे मित्रों, इसको जो है कंफर्म करो एक बार, ये श्रेय जो है श्रीमान वाला, ये आपको स के जस्ट बाद में मिलेगा, स के बाद में इससे बने शब्द जो है। देखिए मेरे मित्रों, अगर कैसे बने शब्द हम ढूंढ रहे हैं, कैसे समझ लेंगे तो सारे समझ आ जाएंगे। कैसे बने शब्द हम शब्दकोश में ढूंढ रहे हैं तो कैसे कैसे मिलेंगे। सबसे पहले हमारे को ये वाला मिलेगा, इसके बाद में हमारे को मिलेगा ये वाला, इसके बाद में हमारे को मिलेगा ये वाला, इसके बाद में हमारे को मिलेंगे, ये नहीं भी मिलता है कई जगह जो है। इसके बाद में क्या मिल जाएगा, सीधा सा का, की, को, क्री, की, कई, को और कब। ये कैसे बने वर्ण शब्द इस प्रकार से मिलेंगे। सबसे पहले जिस शब्द की स्टार्टिंग में ये होगा, फिर ये, फिर ये, इस क्रम में मिलेंगे। और शब्द के लास्ट में जो मिलता है कै हलंत, कै हलंत, जैसे मान लीजिएगा कै हलंत से बना शब्द हमारे को देखना है जिसमें कै आधा हो, जैसे कि क्या हो, तो ये शब्द के बाद में मिलेगा। शब्द के कहां मिलेगा जी, बाद में। पहले इससे बने शब्द मिलेंगे, फिर इससे बने शब्द मिलेंगे, इससे बने शब्द मिलेंगे, इससे, इससे, ऐसे क्रम चलता ही रहेगा। और लास्ट में आधे वर्ण वाले मिलेंगे, कै आधे कैसे बने शब्द मिलेंगे। और लास्ट में कै के बाद में किससे बने शब्द मिलेंगे, इससे। आधे कै के बाद में, आधे कैसे बने शब्दों के बाद में इससे बने शब्द मिलेंगे। शायद जो है अपना कक्ष, ये क्या और से मिलकर बना है, क्या और से, कक्ष बोलेंगे इसको जो है, इससे बने शब्द मिलेंगे। ऐसे ही सभी क्रम में ये चलेगा, कै में भी चलेगा, सभी में चलेगा। अब देखिए दोस्तों, मैंने लिखा है यहाँ पे एक तो कर्म लिखा है, क्या लिखा है जी, कर्म। इसके बाद में मैंने दोस्तों लिख दिया यहाँ पे जो है कारक लिखा है, क्या लिखा है, और कंगन लिखा है। क्या लिखा है जी, कंगन। मैं आपसे ये पूछूं, ये 4 शब्द हैं ए बी सी डी, इनको शब्दकोश में वर्णानुक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिएगा। इनको शब्दकोश में वर्णानुक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिएगा। तो सबसे पहले हमारे को किससे बने देखने हैं, कै अनुस्वार वाले से। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, 1 नंबर पे डी, डी को हम रखेंगे 1 नंबर पे। किसको रखेंगे जी 1 नंबर पे, डी को, यानी सबसे पहले डी से बनाना है। इसके बाद में ये कै और ये का है और ये आधा क्या है, तो पहले कै ही आएगा, का तो बाद में आएगा, तो ए। इसके बाद में हमारा क्या आ जाएगा जी, का वाला यानी बी, और सबके लास्ट में क्या आएगा जी, सी। यानी ये हमारा क्रम हो गया है। आगे सुनो मेरे मित्रों, दोबारा सुन लीजिएगा। अगर मान लीजिएगा मैं ऐसे लिखता हूं, कै, कै, कै और कै, इसमें लिखा कपाल, इसमें
इसमें मैं लिख दिया है कपाट, इसमें मैंने लिख दिया है काजल, उसमें मैं लिख दिया है कफन। मैंने ये 4 शब्द लिखे हैं मित्रों, दिखाई दे रहे होंगे आपको जो है, कपाल है, कपाट है, काजल है, कफन है। अब इनमें से सबसे पहले कौन सा शब्द आएगा? ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। तो देखिए कैसे पता चलेगा। सबसे पहले बात करेंगे तो इनका वर्ण विन्यास कर लो। अगर अपने को सीधा सीधा नहीं आ रहा है तो वर्ण विन्यास कर लो। वर्ण विन्यास से तात्पर्य क्या है? देखो जी, इसका जब वर्ण विन्यास करते हैं, क को हलंत करेंगे, है निकल के आया, पै को हलंत करेंगे, आ निकल के आया, प्लस में ल को हलंत करेंगे, ए निकल के आया। इसे बोलते हैं वर्ण विन्यास। एक एक वर्ण को अलग करना है। ये कपाट है मेरे मित्रों, क को हलंत किया, ए निकल के आया, ए को हलंत किया, आ निकल के आया, लास्ट में ट को हलंत किया, ए निकल के आया। काजल में क को हलंत किया, आ निकला, ज को हलंत किया, ए निकला, और ल को हलंत किया तो ए निकला। कफन में क को हलंत किया अपन ने, क्या निकला है जी? ए। प्लस में फ को हलंत किया, क्या निकला है जी? ए। लास्ट में न को हलंत किया, क्या निकला जी? ए। अब देखो जी, इसमें क सभी में कॉमन है ना कॉमन। अब चारों क कॉमन आ तो पहले कौन सा ले? समान है। जब चार पहले वर्ण चारों समान हो तो दूसरे पे जाओ। दूसरे में इसमें क्या है? ए, इसमें क्या है? ए, इसमें क्या है? ए। आ वाले को छोड़ देंगे तो देखिएगा इन तीनों में से कौन सा एक लेना है पहले। वो भी कैसे? तीसरे पे जाओ। इसमें क्या है? तीसरे पे पै, इसमें तीसरे पे क्या है? पै, और इसमें तीसरे पे क्या है? भै। है तो पै पहले आएगा तो ये दोनों आ गए तीसरे पे। लेकिन अब चौथे वर्ण पे देखो, इसमें क्या है? आ, इसमें क्या है? आ, इसमें क्या है? टे, इसमें क्या है? ले। तो ये पहले आ जाएगा, यानी कपाट। सबसे पहले कौन आया? कपाट। कौन आया जी? एक नंबर पे कपाट। इसके बाद में जो है ये आ जाएगा अपना जो है, क्या आ जाएगा जी? जो है ले वाला जो है, यानी 2 नंबर पे अपना आ जाता है कपाल। इसके बाद में 3 नंबर पे जब बात करते हैं, 3 नंबर पे बात करते हैं तो दोस्तों अपना जाता है कफन, और 4 नंबर पे काजल। क्योंकि ये तीनों तो कैसे बने हुए हैं, इनके प्रारंभ में तो क्या है और इसमें क्या है जी? का। समझ गए होंगे मेरे मित्रों। ये था शब्दकोश में शब्द ढूंढना। बाकी मित्रों फिर भी अगर समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, मैं पुनः इसको समझा दूंगा। धन्यवाद।